हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। देखिए, आज हम ये क्लास थर्ड लेकर आए हैं करंट की डेली डोज की। तो जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, तो ये थर्ड जो क्लास है डेली डोज की, शुरू करते हैं। आपको हमेशा की तरह पेपर और पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला पॉइंट करंट का जो आज है, जो आज का पहला बिंदु है करंट का, वो है एक मिसाइल है। उस मिसाइल का नाम है हार्पून मिसाइल। मिसाइल का क्या नाम है? हार्पून मिसाइल। ये मिसाइल जो है बेसिकली यूएसए की मिसाइल है। किस देश की मिसाइल है? यूएसए की मिसाइल है। अब यूएसए की जो ये मिसाइल है, इसके लिए करंट का पार्ट ये है कि अभी हाल ही में यूएसए ने ये मिसाइल जो है, एक देश है ताइवान को हार्पून मिसाइल बेची है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में यूएसए जो है हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश है। और अभी इसने ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल ताइवान को बेची है। तो समझ लीजिएगा, ताइवान का जो पंगा चल रहा है वो चीन के साथ चल रहा है, तो थोड़ी बहुत फायदा ये देगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये जो मिसाइल है हार्पून मिसाइल, ये एक जहाज रोधी मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? जहाज रोधी मिसाइल है। और मैकडोनाल्ड डगलस इस मिसाइल के क्या हैं, ये इसके बारे में जानिए। ये एक जहाज रोधी मिसाइल है। जहाज रोधी मिसाइल है, यानी जहाज को बर्बाद करने वाली मिसाइल है। और दूसरा, इस मिसाइल के जो संस्थापक माने जाते हैं, जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है, उनका नाम मिलता है मैकडोनाल्ड डगलस। मैकडोनाल्ड डगलस अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, रक्षा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हार्पून मिसाइल को तैयार किया है। अब देखिए, मिसाइल, इसको हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका जाता है। और आप सब जानते हैं कई तरह की मिसाइल होती हैं, छोटा बारूद ले जाने वाली, परमाणु बम ले जाने वाली, ठीक है। इसी क्रम में, इसी क्वेश्चन के सपोर्ट में, यदि हम भारत की कुछ मिसाइल देखें, भारत के पास भी कुछ मिसाइल हैं। स्टैटिक जीके के रूप में अगर हम ये पढ़ें कि भारत की प्रमुख मिसाइल, तो हम ये देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख मिसाइल हैं, उनको हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे हमने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी ऐसी मिसाइलें जो सतह से सतह को मार करेंगी, यानी जो उनका टारगेट होगा वो धरातल से धरातल पर ही होगा, मार करने वाली मिसाइलें। दूसरा इस कैटेगरी में नाम आ जाता है एक सतह से हवा में, यानी ऊपर की ओर रखी, नीचे धरातल पर है और ऊपर की ओर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और तीसरा कैटेगरी इसमें जो बनकर आता है, वो बनकर आता है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो जनरली अगर हम इतने प्रकार की भी देख लेते हैं भारत की मिसाइल, तो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो हम इस लिस्ट में कुछ मिसाइलों के नाम देख सकते हैं। तो जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, उसमें नाम आता है पृथ्वी मिसाइल का। जो भारत की मिसाइल है पृथ्वी,
वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। उसमें नाम आता है अग्नि मिसाइल का। किसका नाम आता है? अग्नि मिसाइल। ये जो अग्नि मिसाइल है ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद इसी क्रम में एक नाम और आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपने सुना भी होगा, उसका नाम है शौर्य मिसाइल। क्या नाम है? शौर्य मिसाइल। एक मिसाइल आपने सुनी होगी ब्रह्मोस, एक मिसाइल सुनी होगी आपने निर्भय। तो देखिए शौर्य मिसाइल, शौर्य मिसाइल। अब ब्रह्मोस चूंकि तीनों संस्करण में है तो इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं हम। एक निर्भया, निर्भय मिसाइल। ये सब भारत की ऐसी मिसाइल हैं जो सतह से सतह पर मार करती हैं, ये आप समझिएगा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे धनुष, जैसे नाग, है ना। तो ये भी आपने नाम सुने होंगे, धनुष मिसाइल और नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। सॉरी, ये देखिए धनुष मिसाइल, धनुष मिसाइल और नाग मिसाइल। तो ये धनुष, नाग, निर्भय, शौर्य, अग्नि, पृथ्वी, ये सब भारत की वे मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करती हैं। अब हम बात करते हैं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसमें तीन प्रमुख नाम आते हैं। एक नाम आता है आकाश मिसाइल, एक नाम आता है त्रिशूल मिसाइल और एक नाम आता है वराक मिसाइल। और ये वराक मिसाइल वही है जो हमने कहाँ से ली है? इजराइल से ली है। वराक मिसाइल हमने कहाँ से ली है? इजराइल से ली है। तो मैं फिर कहता हूँ, उतारते चलेंगे साथ साथ। इसके बाद अगर हम देखें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो इसमें एक नाम आप याद कर लीजिएगा, अस्त्र मिसाइल। जो अस्त्र मिसाइल है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अब इनकी मारक क्षमताओं के आधार पर ये हमने आपको बता दिया कि जो मिसाइल जिसका टारगेट मतलब वो खुद भी सतह पर रखी हुई है और वो सतह से सतह की चीज को मार रही है, तो सतह टू सतह, सरफेस टू सरफेस। अगर वो सतह पर है और वो किसी ऊपर एयर में जाकर किसी चीज को मार रही है तो सरफेस टू एयर हो गया। और तीसरी कौन सी है? हवा, यानी जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं उनमें लगी हुई होगी और सामने भी लड़ाकू विमान को ये टारगेट करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये उतार लीजिए फटाफट। ये आपकी सब क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी आपको थी। अब अगला जो करंट का बिंदु है उस पर हम चर्चा करते हैं अगले करंट के बिंदु पर। ठीक है, अगला करंट का बिंदु है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। अगला जो करंट का बिंदु है उसका नाम है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। ये एक आप समझिए सम्मेलन टाइप चीज है, एक सम्मेलन है कि भैया ये कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर आप पहले समझ लीजिएगा, ये कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। और ये जो है ये एक जो फोरम दुबई में शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य अगर मैं बता दूं, इसका उद्देश्य ये है कि गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व के प्रमुख देशों को एक साथ लाना कि भैया पूरे विश्व में इस समय पर्यावरण से संबंधित मुद्दे काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस फोरम का उद्देश्य है कि पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए
विश्व के सभी देशों को एक ही मंच पर लाना। इसकी जो थीम रखी गई है वो है, इसकी जो थीम रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है इस फोरम की, वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना। वैश्विक कार्यवाही को, वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना। तो ये आप इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से लीजिएगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में शुरू हुआ है। ये जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम है ये विश्व की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन है जिसमें विश्व के लगभग सभी बड़े देश भाग ले रहे हैं। इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर सभी देशों को एक साथ लाना। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम भी यही रखी गई है कि वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन आ रहा है खो खो से। किससे आ रहा है? खो खो से। अगला क्वेश्चन है खो खो। एक गेम होता है स्त्रियों का, खो खो वर्ल्ड कप 2024, सॉरी खो खो वर्ल्ड कप 2024 नहीं, 2025 में होगा। ये कब होगा? 25 में होगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन करेगा वो हमारा देश भारत होगा। यानी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये खो खो वर्ल्ड कप है ये भारत में आयोजित होगा। अब देखिए ये जो खो खो है, ये खो खो जो वर्ल्ड कप भारत में करेगा तो इसके बारे में समझिएगा, ये आयोजन आज तक के इतिहास में पहली बार होगा। यानी इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा ये कि भारत में खो खो वर्ल्ड कप पहली बार आयोजित होगा। ठीक है, अब देखिए खो खो आप जानिएगा, खो खो एक भारतीयों का क्या कहते हैं, कह सकते हैं जननी खेल है भारतीयों का। और इसकी जो मतलब खो खो जो खेल है ये भारतीय खेल है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो उद्भव हुआ है या जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो महाराष्ट्र की भूमि से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र की। ये जो खेल है, इस खेल में जो खिलाड़ी संख्या होती है, तो देखिए इसमें टीम में जो कुल मेंबर होते हैं, टीम में 12 मेंबर होते हैं, लेकिन मैदान में कितने लोग खेलते हैं? तो मैदान में 9 लोग खेलते हैं। तो खिलाड़ी जो होंगे संख्या वो कितनी होगी? 9 होगी। किसकी संख्या 9 होगी? ये संख्या जो 9 होगी ये आप समझिए। हाँ ठीक है, इसको खो ध्वनि क्रीड़ा, ये देखिए इसका जो पहले नाम मिलता था, जो इसका पूर्व नाम मिलता था, इसको खो ध्वनि क्रीड़ा। अब देखिए चूंकि इस बार यानी अगले साल हमारे भारत में इसका वर्ल्ड कप होना है तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होनी चाहिए कि प्रसिद्ध भारतीय खो खो खिलाड़ी कौन हैं? खो खो खिलाड़ी कौन हैं? तो इसमें 2 नाम आपके आते हैं, इसमें आपके 2 नाम आते हैं। एक तो आप ध्यान कर लें, सारिका काले महाराष्ट्र की टीम से खेलती हैं। कहाँ की टीम से खेलती हैं? ये महाराष्ट्र से खेलती हैं। और दूसरा एक नाम आता है इसमें नसरीन शेख ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। नसरीन शेख दिल्ली की टीम से खेलती हैं। नसरीन शेख क्यों इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है, इसको जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नसरीन शेख हैं इनको पिछले वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और इनकी एक बायोपिक भी आ चुकी है जिसका नाम है अल्टीमेट खो खो। तो इतनी बात और मैं आपको बता देता हूँ
कि जो नसरीन शेख हैं ये अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं। बड़ी चीज़, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं ये, ठीक है। और इनकी एक बायोपिक भी है, मतलब आत्मकथा कह सकते हो, इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है अल्टीमेट खो खो। अल्टीमेट खो खो, ये इनकी एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है। तो आप इतनी जानकारी इस खो खो से ले लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से, देखिए इतनी बात ये ले लीजिएगा यहाँ पर कि देखिए खो खो जो वर्ल्ड कप है वो पहली बार भारत में 2025 में होगा। अब चूंकि खो खो वर्ल्ड कप पहली बार 2025 में होगा तो इस वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनमें खो खो से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकता है। तो खो खो एक भारतीय खेल है, इसका प्रारंभ महाराष्ट्र से माना जाता है। खो खो में टीम में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खो खो खेलते कितने लोग हैं? 9 लोग खेलते हैं। खो खो का पहले नाम क्या चलता था? खो ध्वनि क्रीड़ा चलता था। खो खो के प्रसिद्ध भारतीय खो खो खिलाड़ी कौन है? सारिका काले और नसरीन शेख। नसरीन शेख की आत्मकथा का नाम क्या है? अल्टीमेट खो खो। फटाफट स्क्रीनशॉट लें या इसको उतारें, जैसे भी आप काम करें जल्दी से इसका काम करें, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजराइल देश से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इजराइल। और इजराइल देश भाई साहब पूरे दुनिया की लंका लगा रखी है उसने इस समय। इजराइल ने, आप जानते ही हैं, है ना, अभी हाल ही में ईरान पर बमबारी करके जो हमास एक संगठन है जिसको इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, तो उसके एक नेता हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, इस्माइल हनिये, उसका हत्या कर दी है। और इसी बीच में दोनों देशों में एक तनातनी हो गई है। अभी कल या परसों की ही खबर है कि ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं और अब सुनने में आ रहा है कि उन 200 मिसाइलों का बदला इजराइल ईरान से लेने वाला है। तो इसमें जो पूरा विश्व के देश हैं वो बट गए हैं। कुछ देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ देश ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि ईरान एक मुस्लिम संस्कृति का देश है तो जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और जो यहूदी देश हैं वो सब इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। अमेरिका, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो हथियार दे देता है छोटे छोटे देशों को और कहता है मारो, बाकी मैं देख लूँगा। उसका हिसाब ये है लड़वाने का, क्योंकि जितने युद्ध होंगे, मैंने आपको क्या बताया, हथियार बनाने वाला सबसे बड़ा देश या तो रूस है या अमेरिका है। रूस अपने हथियार जो बनाता है तो वो बेचता कम है मार्केट में, लेकिन यूएसए जो हथियार बनाता है उनका उद्देश्य ही होता है मार्केट में उसको बेचना। अब भाई हथियार क्यों बिकेंगे और कब बिकेंगे? हथियार तब बिकेंगे जब युद्ध होंगे, और अगर युद्ध ही ना हो तो हथियार कोई खरीदेगा ही नहीं, और जब हथियार कोई खरीदेगा नहीं तो यूएसए की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो एक लॉजिकल है, आप इसको समझिएगा, समझने का प्रयास करें। तो अभी बड़ा बुरा स्थिति चल रही है ना, क्या कहते हैं, अपने मध्य एशियाई देशों में, और इजराइल और ईरान में कब युद्ध हो जाए, कब युद्ध छिड़ जाए, युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल प्रॉपर आप समझिए। तो इजराइल ने अभी हाल ही में, करंट का मुद्दा ये है कि अभी यूएनओ के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इजराइल से कहा कि भाई आप अपनी ये जो युद्ध वाली गतिविधियाँ इन पर विराम कीजिए और आप इस तरह से किसी पर भी ऐसे नहीं कर सकते। तो उसने, इजराइल ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले दिया, उसने अपने यहाँ यूएनओ के चीफ के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। तो ये करंट का मुद्दा आपका बन सकता है ना। करंट का मुद्दा क्या बन सकता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। करंट का मुद्दा ये है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस
ये कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये यूएनओ के महानिदेशक है। यूएनओ के क्या हैं, ये महानिदेशक हैं। और एंटोनियो गुटेरस के बारे में जो करंट का बात है वो ये है कि हाल ही में इज़राइल देश ने इनके आगमन पर, इनके किनके, एंटोनियो गुटेरस के, इनके आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकते। प्रतिबंध लगा दिया है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी इज़राइल के लिए। इज़राइल ने इतना बड़ा हिम्मत करा है ना। और जो इज़राइल के जिन्होंने ऑर्डर जारी किया है, जो पीएम हैं वो बेंजामिन, इज़राइल के जो पीएम हैं, आपको पता होना चाहिए इज़राइल के पीएम, उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, है ना, नेतान्याहू। और नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं ये। नरेंद्र मोदी जी के गले लग के इनके फ़ोटो आ रहा है। और काफ़ी, और बाकी हमारे मतलब इनसे काफ़ी दोस्ताना संबंध है हमारे, मतलब भारत के और इज़राइल के। तो आप समझिए, अब देखिए भारत का क्या निर्णय रहेगा वो अलग बात है। और इनकी जो राजधानी है इज़राइल की जो राजधानी है वो यरूशलम है। क्या है जी, यरूशलम है, ये आप ध्यान रखें। और जो इज़राइल की जो मुद्रा है उसको न्यू शेकेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको, ईरान की जो मुद्रा है उसको न्यू शेकल बोलते हैं। तो दुआ कीजिए कि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं अब युद्धों का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, क्योंकि विश्व के सारे देश दूसरे देशों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। अभी हमने हाल ही में रूस और यूक्रेन का देखा था। अब आप सोचिए, मैं आपको बहुत 1 मिनट के लिए बता दूं, अगर ईरान पर अटैक करा इन्होंने और ईरान की जो तेल शोधक शालाएं हैं या तेल उत्पादन करने वाली चीज़ें हैं, अगर उनको ब्लास्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, या वहाँ की गैस पाइप, आपको पता हम गैस ईरान से मंगाते हैं, हम तेल ईरान से मंगाते हैं, मतलब हम मंगाते हैं या पाकिस्तान मंगाता है या और जो लोग मंगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था में, मैं तो कहता हूँ अभी तुम अगर ये अटैक हो गया तो भारत में ही तेलों के दाम बढ़ते हुए देख लेना। और ऐसा ना हो कि 200-250 रुपये लीटर तेल आपको पेट्रोल मिलना लग जाए, तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। तो दुआ कीजिए दोनों देश थोड़ा शांति समझौता कर लें, मध्यस्थता हो जाए इनके बीच में, है ना। फटाफट उतारते चले आगे, उतारते चले, है ना। और जैसे कि मैंने बताया ये वाला पॉइंट भी, हाँ सॉरी मैं लिखवाना भूल गया, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। ये नेता का नाम पूछ सकता है, इस्माइल हनीए, है ना। अभी यह वाला पॉइंट भी आप लिख लो कि यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में लिखवा देता हूँ इस तरह से। इज़राइल ने हमास के नेता, हमास के प्रमुख जिनका नाम है इस्माइल हनीए कि ईरान में अवेलेबल मौजूद थे। ईरान में बम गिराकर क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए इनकी एक समस्या है, ये हमास के खिलाफ युद्ध जारी किए हुए है ना। और ये दुनिया से हमास का नामो निशान मिटाना चाहता है। हमास से इसको बहुत टेंशन है, ठीक है। और एक पॉइंट और बता दूं, जो इनका हमास के विरोध में हमास को समाप्त करने का जो ऑपरेशन इन्होंने चला रखा है, उसका नाम है आयरन स्क्वायर्ड। अब ये जो आयरन स्क्वायर्ड है, ये एक ऑपरेशन है, मतलब एक मिशन है। इस मिशन के तहत इज़राइल क्या करेगा जी, हमास का सूपड़ा साफ करेगा, जिसका काम उसने शुरू कर दिया है। 2 आतंकवादी, 2 बड़े लीडर्स को वो मार चुका है, जिसमें एक अभी हाल ही में इस्माइल, ये नहीं। उतार लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला है, अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, और आप समझिएगा क्या है ये। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जारी किया है। तो आप समझिएगा इसका मतलब क्या है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है आपका तेलंगाना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात जाननी है कि इसमें शब्द आ रहा है, नीति आयोग पे तो चर्चा करेंगे हम, इसमें शब्द आ रहा है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से, कैसे जी, आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। ये आप समझ लीजिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करेगा, सशक्त करेगा। अब इसमें ये क्या है जी, वो तेलंगाना क्या करेगा। तो पहला राज्य इन्होंने किसे चुना है, तेलंगाना को मिला है ये अवसर, क्योंकि तेलंगाना के यहाँ जो सरकारें चली हैं उन्होंने महिलाओं को अपने यहाँ बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई थी। तो अब नीति आयोग भी तेलंगाना के इस काम में आगे बढ़ाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा, और वहाँ की राज्य की महिलाओं को चुनकर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक नई पहल शुरू की है नीति आयोग ने। हर साल नए नए राज्यों को चूज करेगा, वहाँ की महिलाओं पर ये काम किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो नीति आयोग है, ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग है, ये आप जानते हैं, ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, और आपको पता होगा इसने किसका स्थान लिया था, इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। यानी पूर्व में इसे क्या कहते थे, योजना आयोग कहते थे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष वो आप समझिएगा, वो पदेन रूप से कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा जो इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन वेरी हैं। कौन है जी, सुमन वेरी इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष है। और इसके जो सीईओ हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। इसके जो सीईओ हैं वो VVR सुब्रमण्यम है। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसका काम क्या है, तो देखिए इसका जो प्रमुख कार्य है किसका, सीईओ का, तो इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। अब थिंक टैंक का मतलब क्या होता है जी, सोचने वाला मस्तिष्क, है ना। तो देखिए, योजना आयोग का काम ये होता था कि भारत में विकास योजनाओं को वो बनाता था, उन पर काम करता था। वो जो योजनाएं होती थी वो 5 वर्षीय होती थी। पंचवर्षीय योजनाओं का आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। और वो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी तो उनका मूल्यांकन फिर 5 वर्षों में भी होता था और 1 साल में भी होता था। हर साल होता था और फिर 5 वर्षों में पूरा होता था। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस था। समय बदला, जब भारतीय की विश्व की अन्य देशों के साथ जुड़ा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, एकदम से त्वरित कार्रवाई हुई। अर्थव्यवस्था कभी अप कभी डाउन, इस तरह की चीज़ें आई, GDP अप एंड डाउन होने लगी। तो समझ में आया कि यार अब हम 5 वर्षों के लिए प्लान नहीं बना सकते। 5 वर्षों का जो प्लान है वो बनाना थोड़ी सी बुद्धिमानी नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए, तो अब
या तो 1 वर्ष का प्लान बनाओ या 2 वर्ष का प्लान बनाओ। तो बस यही कायाकल्प किया गया नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म ही बनेगी, इसका जो होता है NITI होता है जी। क्या होता है नीति आयोग? क्या होता है जी? NITI। तो नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, यानी इंडिया को बदलने वाली संस्था, इंडिया को परिवर्तन करने वाली संस्था, और परिवर्तन ही विकास होता है। तो ये जो नीति आयोग है, इसका प्रमुख काम आज की स्थिति में यह है कि 1 वर्षीय योजनाओं को बनाता है और फिर उन पर अन्य काम करता है। साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं विकास के, जैसे महिला सशक्तिकरण, बालकों का शोषण, पर्यावरण, स्वच्छता, उन सब विषयों पर भी ये काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से जल्दी इसको उतारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपको देखिएगा बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।